नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। यह हम लोग बिहार बोर्ड के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं। ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टैली करके और सारे बोर्ड भी सिलेबस तो सेम ही है, एनसीईआरटी के बेस्ट पे सारे सिलेबस हैं। तो इसलिए पिछले क्लास जो हम लिए थे उसमें बताए थे केमिस्ट्री में कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और केमिस्ट्री पूरे विषय वस्तु को पढ़ने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या ज़रूरी है आपको तैयार करना। ऐसे हमने बताया है कि हम लोग अब चैप्टर शुरू करेंगे पहला चैप्टर से, लेकिन जहाँ भी आपको कहीं दिक्कत होगा बेसिक कंसेप्ट में वहाँ पे हम उसको क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको चाहिए, हमने बताया था एलिमेंट्स याद रहना चाहिए, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, सिंबल, आयंस जानना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, आयंस से कैसे हम कंपाउंड क्रिएट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी, यह सब जानना आवश्यक है। अगर यह सब नहीं जानते हैं तो थोड़ा क्या बहुत परेशानी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया जाएगा, फिर उसका कंपाउंड लिखना होगा, कंपाउंड को बैलेंस करना होगा, एटम, मॉलिक्यूल, परमाणु, अणु, यह सब अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि समझने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगा। अगर वह सब आपका बेसिक जितना बताए हैं या अभी फिर से बोले हैं, यह सब आपका तैयार होता है, तैयार रहेगा, तो हम आशा करते हैं कि थोड़ी सी भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। खैर, हम लोग शुरू करते हैं। आपका चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको जानेंगे। इसको जानने से पहले कोई भी क्रिया या अभिक्रिया होती है तो उसका दो टर्म होता है, उसके दो प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वह क्रिया संपन्न होती है। जैसे हम लोग नीचे क्लास में पढ़े हुए हैं, पदार्थ यानी कि वह ऐसी सामग्री जो किसी न किसी कारण से वह दूसरे को प्रभावित करती है या दूसरे से प्रभावित हो सकती है, वह पदार्थ कहलाती है। जिसमें ऐसे सामान्य में किताब की भाषा में कहें तो जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, यह सारे गुण होते हैं जो किसी की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। वह सारे गुण वाले जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। अब किसी भी दुनिया के किसी भी पदार्थ, सामग्री या कुछ भी आपको दिया हो तो उसके दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो जो गुण वह आते हैं वह गुण एक क्रिया के फलस्वरूप आते हैं। वह क्रिया, अब जब रासायनिक गुण के फलस्वरूप जो क्रिया उसमें संपन्न होगा या रासायनिक गुण जिस क्रिया के कारण उसमें आएगा उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जिसके कारण उसमें भौतिक गुण के चलते जो क्रिया होती है, जो क्रिया संपन्न होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। और यह जब भी कोई क्रिया होती है तो क्रिया के फलस्वरूप उसका एक रिजल्ट मिलता है, यानी परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, और वह चेंजिंग को हम कहते हैं, और भौतिक क्रिया के कारण हो, भौतिक गुण के कारण हो तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जब रासायनिक गुण के कारण रासायनिक क्रिया होती है और उसके कारण जो परिवर्तन उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम यहाँ पे समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि किसी पदार्थ के दो गुण होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। थोड़ा सा उस गुण को हम लोग जान लें कि क्या गुण होता है। रासायनिक गुण या भौतिक गुण कहने का मतलब यह हुआ
कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाहरी कारण से उसमें प्रभाव उत्पन्न हो, लेकिन उसका मूल गुण बेसिक प्रॉपर्टी नष्ट नहीं हो, बेसिक प्रॉपर्टी बना रहे, तो उसको कहते हैं भौतिक गुण। जैसे दैनिक जीवन में हम बहुत ऐसा काम करते हैं जिसको ऐसे समझ सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट खोल देते हैं, यह भौतिक गुण है, क्योंकि इसमें इसके मूल गुण से कोई नष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, अब कहने का मतलब है कि शर्ट पहने या शर्ट फट गया, यह रासायनिक गुण हो गया, क्योंकि अब शर्ट फट गया तो इसका यह बेसिक जो प्रॉपर्टी है वह समाप्त हो गया। जैसे कलम के ढक्कन का निकालना और लगाना, यह भौतिक गुण है। जैसे स्कूल जाना और आना, यह भौतिक गुण है। जैसे दरवाजे को बंद करना खोलना, यह भौतिक गुण है। और इस गुण के कारण उसमें जो परिवर्तन होता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस गुण के लिए जो उसमें क्रिया हो रही है, जिस क्रिया को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस क्रिया को भौतिक क्रिया कहते हैं। और जब परमानेंट चेंजिंग होता है वो तो अस्थायी चेंजिंग हो गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया, टेम्पोररी चेंजिंग हो गया। और जब परमानेंट चेंजिंग होता है, परमानेंट जब उसका फिजिकल नेचुरल जो प्रॉपर्टी है वह समाप्त हो जाता है, तो उसको कहते हैं रासायनिक गुण। और वह गुण जिस क्रिया से संपन्न होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा बात है, रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी काम के कारण, किसी भी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के कारण जब उसका बेसिक प्रॉपर्टी जो पहले वाला गुण है वह जब समाप्त हो जाएगा और फिर वह अपने पहले वाले गुण में नहीं आ पाएगा, तो उसको कहते हैं रासायनिक गुण। और वह होने वाली जो क्रिया होती है जिसके कारण वह गुण दिखाई देता है उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे घर में सब्जी बनता है, आटा सना करके रोटी बन गया, चावल बन गया, या कोई भी जो काम हो रहा है सभी रासायनिक गुण के कारण होता है। और उसमें जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन हो गया, और यह परिवर्तन के जिसके कारण होता है, जिस क्रिया के कारण, वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसमें पहले आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई भी क्रिया, कभी कभी कोई क्रिया जो होती है वो अकेले भी संपन्न होती है, कोई क्रिया होती है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स आते हैं, एक से ज्यादा पदार्थ आते हैं, और किसी में अकेले भी संपन्न हो जाता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है वह अकेले पदार्थ में भी होगा और एक से अधिक में भी होगा। जैसे अब इसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को? तो इसमें तो आप यह समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो वैसी क्रिया जिसके कारण किसी पदार्थ का मूल गुण समाप्त हो जाता है, मूल गुण खत्म हो जाता है, वह अपने नेचुरल प्रॉपर्टीज को खो देता है, तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह किताबी परिभाषा नहीं है, अब ऐसे समझ के द्वारा हम इस परिभाषा को दे सकते हैं। परिभाषा कोई जरूरी नहीं है, साइंस हो, मैथ हो या एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि परिभाषा हम वही देंगे जो किताब में लिखा हुआ है। आप उस पद को, दिए गए टॉपिक को, दिए गए टर्म को आप समझ रहे हैं, तो समझ, अपनी समझ के द्वारा वह जो गुण बता रहा है उस गुण को अपने भाषा, स्पेसिफिक विशिष्ट गुण को एक भाषा में बांध करके जब उसको व्यक्त करते हैं मौखिक रूप से चाहे लिखित रूप से, तो उस भाषा को, उस आप सेंटेंस को उसका परिभाषा कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो किसी पदार्थ में संपन्न होने वाली वैसी क्रिया जिसके कारण वह पदार्थ अपने मौलिक गुणों का परित्याग कर देता है, उसका मूल गुण समाप्त हो जाता है, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वह
क्रिया जो होगा वह रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और जो गुण होता है उस पदार्थ का जो समाप्त हो जाता है उस गुण को रासायनिक गुण कहते हैं, और उस गुण के उस क्रिया के कारण जो उसमें बदलाव होता है पदार्थ में उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि एक साथ इसमें 3 टर्म आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण और रासायनिक परिवर्तन। यानी मौलिक गुण का नष्ट होना किसी पदार्थ का रासायनिक गुण कहलाता है, परिवर्तित हो जाना भिन्न गुण वाले पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और जिस क्रिया के कारण यह सारे काम हो रहे हैं उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी क्रिया जिसके कारण किसी पदार्थ का मौलिक गुण समाप्त हो जाता है, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया जिसके कारण उसका गुण समाप्त हो रहा है उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जो गुण परिवर्तित हो रहा है, जिस गुण के जो मौलिक गुण नष्ट हो रहा है उस गुण को हम रासायनिक गुण कहते हैं, और उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण पदार्थ के जो मौलिक गुण समाप्त हो जाते हैं, रासायनिक गुण कहलाता है। रासायनिक गुण कहलाता है। रासायनिक गुण कहलाता है, और इस गुण के कारण, इस क्रिया के कारण पदार्थ में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक क्रिया के कारण पदार्थ में हुए परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को। जैसे हमने एक कागज लिया, कागज को लेकर के और माचिस की तिल्ली से उसको जला दिया। यहां पर कागज में कौन सी क्रिया हुई? तो जलने की, और वह जलने के बाद कागज राख बन जाता है। पहले वह कागज था, यहां क्रिया हुई कि कागज जला और जलने के बाद बन गया राख। तो यहां जो परिवर्तन हुआ, कागज से अब राख आपको मिल चुका है, यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। यहां जो जलने की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया। और इसमें इसका मूल गुण नष्ट हो जा रहा है,
जैसे पहले कागज था तो कागज का अलग काम होता है, कागज में आप किसी सामग्री को रख सकते हैं, कागज पर अगर सादा है तो आप लिख सकते हैं, यानी कि उसका बहुत सारा काम है। लेकिन जब राख हो गया तो अभी उसका जो कागज का हम उपयोग करते थे अब उस राख का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहां पे इसका मूल गुण समाप्त हो गया। तो इस गुण को क्या कहेंगे? रासायनिक गुण। तो यहां पे इस उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यह परिभाषा किताबी परिभाषा नहीं है, अपने समझ के द्वारा आप इसको बता सकते हैं। अब इसके दूसरे परिभाषा में हम चलते हैं जो किताबों में प्रायः दिया हुआ रहता है। क्या, अब कैसे इसको बताएंगे? रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बताया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे, कैसे बताएंगे? जब कोई अकेला पदार्थ या दो या दो से अधिक पदार्थ, जब कोई अकेला पदार्थ टूटकर या दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सीधा सीधा बात है कि वैसी क्रिया जिसके परिणाम स्वरूप पहले से भिन्न गुण वाले नए यौगिक, नए पदार्थ का निर्माण हम करते हैं, उसी क्रिया को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और भी सारा एग्जाम्पल है, जैसे हम घरों में चूना करने के लिए, चूना पोतने के लिए हम लाते हैं, वह उस समय ढेला होता है, लाते हैं घर पे उसको निकाल करके एक पात्र में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, उस पर पानी डालते हैं। जब पानी डालते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि पानी डालने के पश्चात जो कली चूना एक ढेला के रूप में, एक सॉलिड के रूप में रहता है, पानी डालते ही वह पानी गर्म हो जाता है, उसमें से बुलबुला निकलने रहता है, और जो उसके बाद जो बचता है वह कली चूना नहीं होता है, बल्कि वह बुझा हुआ चूना होता है। पहले जो चूना था उसका कुछ अलग काम था, बाद में जो मिला उसका कुछ अलग काम है। तो यहाँ जो यह क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम इसका एक और परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अभी जो हमने बताया कि जब कोई अकेला पदार्थ टूटकर या दो से अधिक पदार्थ परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिखेंगे आप, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो सुनाई तो दे ही रहा है, और सुनाई दे रहा है तो इस स्थिति में आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं। इसके बाद से जो भी परिभाषा होगा हम बोल देंगे, एग्जाम्पल हम लिख देंगे, आप इसको रिप्ले करके सुन सकते हैं कि क्या हमने बोला, और इसको एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद से थोड़ा इस पे आप ध्यान रखेंगे। दूसरे शब्दों में जब कोई अकेला पदार्थ टूटकर या दो या दो से अधिक पदार्थ तथा दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और मिला करके गर्म करते हैं, अभी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाकर गर्म करने पर हमें जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होता है। अब यहां समझिए, हाइड्रोजन को मिलाया गया ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं गैस के रूप में। जब मिला करके इनको गर्म किया जाता है तो बनता है जल, जो होता है द्रव रूप में। अब देखिए, हमने कहा कि जब कोई अकेला पदार्थ टूट करके या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिल करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाए, जो किस रूप में है, गैस में है। मिला करके गर्म कर दिए तो क्या मिल गया, जल मिला, जो किस रूप में है, द्रव रूप में है। तो पहले था गैस, अब मिल करके बन गया द्रव, तो गुण तो बदल गया। गैस का अलग प्रॉपर्टी होता है, द्रव का अलग प्रॉपर्टी, दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। इसीलिए इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ अपना मूल गुण खो करके नए गुण वाले एक दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है। यह हुआ रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आते हैं। अब इसमें जो भी आया, जैसे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुण, इसके बारे में बताए हुए हैं। तो ऐसे जान लीजिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं, परिभाषा को समझा करके बोल दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर से एक बार और, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक वैसी क्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी पदार्थ भिन्न गुण वाले नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वह चाहे एक पदार्थ टूट करके दो से अधिक भाग में बदले, या दो से अधिक पदार्थ जुट करके मतलब एक पदार्थ बनाए या अधिक बनाए, लेकिन गुण बदल जाए जिस क्रिया के परिणाम स्वरूप, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, अगला टॉपिक। इसमें अगर आपसे रासायनिक अभिक्रिया ही हमको पढ़ना है, चूंकि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने बताया। अगर भौतिक अभिक्रिया भी पूछा जाए तो आप इसको कह सकते हैं भौतिक अभिक्रिया। जैसे देखिए, भौतिक अभिक्रिया यानी कि फिजिकल रिएक्शन। अब इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, यह तो खैर आपको टॉपिक पढ़ना नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में केवल और केवल। यहां पर जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, यह क्रिया कौन सा क्रिया है। जैसे पूछा जाए कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है, मोमबत्ती का पिघलना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना कौन सी क्रिया है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, खैर आगे हम इसमें बता रहे हैं कि कैसे उसको पहचानेंगे। भौतिक अभिक्रिया, अब इसको आप कैसे बताएंगे, तो इसको बताएंगे कि वैसी क्रिया जिसमें कोई अकेला पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिले टूटे लेकिन उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उस क्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जल आप ले लिए, जल को आप फ्रीजर में रख दिए, बर्फ बन जाएगा, लेकिन उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ बनता है तो उसमें जल का गुण शामिल रहता है। आप उसको हाथ में लीजिएगा तो जल के जैसा ही आपका हाथ में जैसे पानी आता है वो पिघलना शुरू होगा, फिर से आप जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
तो वैसी क्रिया जिसके कारण उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नए गुण वाले पदार्थ नहीं तैयार होते हैं, उस क्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखे हैं वैसे भौतिक अभिक्रिया का आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार इसको बता देते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप किसी पदार्थ में नए गुण वाले पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है या कोई पदार्थ नए गुण वाले पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता है, उस क्रिया को भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके साथ ही हम जानते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजिंग। तो केमिकल चेंजिंग रासायनिक परिवर्तन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, फिर से इसको समझ लें कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे हम अब इसमें बहुत सारा उदाहरण लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में, जैसे जैव पदार्थ, जैसे सड़े गले साग सब्जी, पेड़ पौधों के पत्ते, घास फूस को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ गल करके वह एक काले रंग का पदार्थ बनाता है जिसको कंपोस्ट कहते हैं। तो वह पेड़ पौधे के कचरे, जैव पदार्थ, साग सब्जियों के अवशिष्ट पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो वह नया पदार्थ बनाता है, इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। चाहे अब आप अभी हमने जाना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिल करके जल बनना, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कली चूना का जल के साथ अभिक्रिया करके और बुझा हुआ चूना बनाना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यह सारे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। तो इस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि यह किसी पदार्थ में होने वाला परमानेंट चेंजिंग है। एक बार परिवर्तन हो गया तो फिर अपने मूल रूप में वापस नहीं आएगा। जैसे साग सब्जी को हम कंपोस्ट बना देते हैं, जैविक खाद बना देते हैं, फिर जैविक खाद से साग सब्जी हम नहीं बना सकते हैं। घरों में चावल के साथ पानी मिला करके जब चूल्हे पर रख दिया जाता है तो हम लोग देहाती भाषा में उसको कहते हैं कि भात बन गया। फिर भात से हम चावल नहीं तैयार कर सकते हैं। सब्जी को काट दिए, सलाद को काट दिए, फिर से उससे हम जो आप सब्जी तोड़ करके लाते हैं वह नहीं हम कर सकते हैं। पेड़ से पत्ते को तोड़ दिए, फिर उस पत्ता को हम नहीं लगा सकते हैं। फल टूट गया, नहीं लगा सकते हैं। कच्चा फल पक्का हो जाता है तो पके हुए फल को फिर कच्चा नहीं कर सकते हैं। यानी कि सारा परिवर्तन, बहुत सारा उदाहरण है जो आप इसमें दे सकते हैं। आप समझ भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। अब इसको ध्यान में रखेंगे कि यह जो परिवर्तन है हम इसको देख करके बता सके कि परिवर्तन रासायनिक है कि भौतिक है। बस सोचना एक ही है, समझना एक ही बात है। परमानेंट चेंजिंग होना चाहिए, अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए। यानी कि जब वह दूसरे रूप में बदल गया फिर से उसको हम दूसरे रूप में नहीं ला सकते हैं और मूल रूप में नहीं ला सकते हैं, तो उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर मूल रूप में वापस आ गया तो उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी यह हो गया टेम्पोररी चेंजिंग, फिजिकल चेंजिंग, या फिजिकल चेंजिंग या टेम्पोररी चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह बदलता तो है लेकिन फिर से अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाता है। जैसे नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में पानी जमा होता है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है और फिर वही बादल जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है लेकिन वह फिर से अपने पहले वाले रूप में वापस आ रहा है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे जल का बादल बनना, तो फिर बादल भी जल में बदल जाता है। जैसे
जल का बर्फ में परिवर्तित होना, तो फिर बर्फ भी जल में बदल जाता है, जल का जलवाष्प में बदलना, फिर जलवाष्प भी बदल जाता है। जैसे हमने बताया कि कलम के ढक्कन को निकालना बंद करना, दरवाजे को खोलना बंद करना, यह सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। किताब के पन्ने को पलटना, यह सभी भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई परमानेंट चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि यह बदलता जरूर है लेकिन यह अपने मूल गुण को, मूल अस्तित्व को छोड़ता नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब जैसे पूछा जाए कि बच्चे की वृद्धि, बच्चा अगर बढ़ता है, जैसे हम बच्चे से चले आए किशोरावस्था में, पेड़ बढ़ करके जो आपका शाख होता है, छोटा पौधा होता है, वह बढ़ करके एक वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। फिर आप उसको छोटा नहीं बना सकते हैं। बच्चा, शिशु जब एक वयस्क बन जाता है, फिर उसको शिशु नहीं बना सकते हैं। यानी कि उसमें जो चेंजिंग हो रहा है वह परमानेंट हो रहा है, वह रासायनिक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चेंजिंग हो रहा है, यह सारे चेंजिंग भौतिक परिवर्तन है, या सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक क्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब एक यहां पे तो आप उदाहरण सहित लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा वॉइस है आप इसको रिप्ले करके सुन करके आप इसको चाहे तो एक बार सुनिए, आप अपने से परिभाषा लिख सकते हैं तो बेहतर है। नहीं लिख सकते हैं तो हमने परिभाषा बोला है उसको आप लिख लेंगे, लेकिन समझ करके लिखने का प्रयास कीजिएगा अपने से। तो यह वीडियो आप जब भी रिसीव होगा आपके पास परमानेंट रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। आप उसको चेंज कर दीजिएगा, आप हटा दीजिएगा तो हट जाएगा, अन्यथा आपके पास रहेगा। आप चाहें तो जब मन कर इसका रीयूज कर सकते हैं, पुनरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए आप इसको अपने से करेंगे, हमने उदाहरण सहित वह बात रखा है आप सामने, तो इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हमने बताया कि इससे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है या कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो बहुत सारे उदाहरण हमने बताए, इसमें से अब आपको सोचना है। उदाहरण इसमें लाखों होंगे, अब लाखों में से उसमें कौन भौतिक होगा कौन रासायनिक होगा, आपको यह देखना है कि बदल गया तो पहले रूप में वापस आएगा कि नहीं आएगा। और अगर अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया, यानी कि मूल गुण नष्ट नहीं हुआ, तो वह भौतिक परिवर्तन हो गया। और मूल गुण में कोई परिवर्तन हो गया, फिर से वो अपने पहले रूप में वापस नहीं आ सकता है, तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी पदार्थ में अस्थाई परिवर्तन तथा अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई परिवर्तन का मतलब हो गया परमानेंट चेंजिंग, अस्थाई का मतलब हो गया टेम्पोररी चेंजिंग। किसी पदार्थ में अस्थाई परिवर्तन तथा अस्थाई परिवर्तन किस क्रिया के फलस्वरूप होता है, किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। हमने अभी यह सारी बातें समझाई है। अस्थाई परिवर्तन किसके कारण होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा, आप कह सकते हैं कि अस्थाई परिवर्तन का कारण कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और अस्थाई परिवर्तन का कौन सा कारण है, कौन सा क्रिया है, तो अस्थाई परिवर्तन होता है भौतिक अभिक्रिया के कारण, भौतिक अभिक्रिया के कारण। भौतिक अभिक्रिया के कारण होता है अस्थाई परिवर्तन। अस्थाई का मतलब वह परमानेंट नहीं होगा, वह फिर से अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाएगा। और अस्थाई का मतलब होगा कि एक बार बदल गया तो बदल गया, फिर से वह दोबारा अपने में वापस नहीं आएगा। तो आप किसी को मार दे, वह मर जाए, तो फिर आप उसको जिंदा नहीं कर सकते, तो वह परिवर्तन अस्थाई परिवर्तन।
और तबीयत खराब हो जाए, दवा खा ले, ठीक हो जाए, तो वह हो गया अस्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पे अब अपने अकॉर्डिंग समझना है कि कैसे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन अस्थायी है या कौन सा अस्थायी है। यह आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो यह हमने यह जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें आप इसको कैसे व्यक्त करते हैं, इसमें कौन कौन सा आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के साथ रासायनिक गुण आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है, यह सारे चीज आते हैं। अब हम लोग को जानना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसको देखेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक, यह आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब आपको तो पिछले क्लास में बताए थे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ेंगे, हो गया चैप्टर खत्म। बस इतना ही जानना है। तो समझ लीजिए कितना आसान है एकदम। आपको यहां पर हमने रासायनिक अभिक्रिया बताया, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बार पहले लेक्चर सुन लीजिए, सुन करके खुद से उसको नोट कीजिए, लिखिए, और लिखने के बाद देखिए कि कितना तैयार हुआ। अगर उतना नहीं लिखा पाता है तो फिर दोबारा सुनिए। यह बहुत आसान हो गया है। पहले था कि ऑफलाइन क्लास में एक बार हमने बोल दिया तो अगले क्लास में बात निकल जाती है दिमाग से कि सर क्या बोले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बात नहीं है। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा और उसको आप बार बार सुन करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे यह काम होगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया कि कोई अकेला पदार्थ टूट करके या दो से अधिक पदार्थ जुट करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ को बनाता है, तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस बात को जब लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हर एक चीज को जो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको संक्षेप में हम करते हैं जिससे हमको सुविधा हो जाए। तो जब रासायनिक अभिक्रिया जो हम लिखते हैं उसमें जो हम पदार्थ को, यौगिक को शामिल करते हैं, उसी को जब संकेत के रूप में व्यक्त कर देते हैं, सिंबल के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक निरूपण हमारा समीकरण कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, चाहे एल्युमिनियम क्लोराइड, बहुत सारा ऐसा नाम देते हैं और उसी को हम सिंबल में लिख दे AlCl3, यह हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको एल्यूमिना भी कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे, निष्कर्षण जब करेंगे तो इसमें समझेंगे। ऐसे एल्युमिनियम क्लोराइड कहे तो इसको लिखने के लिए कम से कम इतना स्पेस चाहिए, लेकिन इसको संकेत में व्यक्त कर दिए तो छोटा जगह में हो गया। उसी अभिक्रिया को कि यह इसके साथ अभिक्रिया करके यह बनाता है, यह दो लाइन में होगा, लेकिन जब इसको हम समीकरण में लिखेंगे तो हाफ माने एक लाइन में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं और बहुत जल्दी नोट कर सकते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण, रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सांकेतिक रूप में, सूत्र के रूप में जब व्यक्त कर देंगे, वही सांकेतिक रूप, वही सांकेतिक निरूपण आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी आप चाहें तो अब इसको लिख सकते हैं उदाहरण में। देखिए कैसे लिखते हैं हम, जैसे देखिए कि अभिक्रिया कैसे होगा और समीकरण कैसे होगा। हम लिखते हैं कि कली चुना, कली चुना, यह व्यापारिक नाम है। हम बताएंगे व्यापारिक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, रासायनिक नाम आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं। कली चुना, इसका रासायनिक नाम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम
ऑक्साइड। अब देखिए यहां से शुरू हो गया खेल, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यह आप तभी लिख सकते हैं जब आपको कैल्शियम आयन पता हो और ऑक्साइड आयन पता हो। नहीं पता होगा तो ना आप इसको लिख सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसीलिए हमने बताया था कि आयन जरूरी है यौगिक लिखने के लिए, क्योंकि जब यौगिक का नाम आएगा तो वहां पे यह आपको महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे इसका काम करे। अब जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम आयन का होता है Ca++, ऑक्साइड का होता है O-। जब इसका सूत्र लिखेंगे तो यह इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, तो सेम वैलेंसी होता है तो सीधे मिला देते हैं। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया CaO। तो अब याद रहेगा, जब इसको पढ़े रहेंगे समझे रहेंगे आयन को, तभी आप लिख पाएंगे। अन्यथा यहां से आपको परेशानी थोड़ी नहीं बहुत अधिक आपको होने वाली है। इसलिए इसको निश्चित रूप से इसके बेस को, यानी कि तत्व का नाम, संकेत, उसका परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, उसका क्या कहते हैं कि आयन में पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, उसका प्रोसेस कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं कंपाउंड को, यह सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब यहां से देखिए, जैसे कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, यह हो गया इसका रासायनिक नाम और यह हो गया व्यापारिक नाम। जैसे हम दुकान में जाएंगे तो हम व्यापारिक नाम कहते हैं, क्योंकि व्यापार इससे होता है, पढ़ते इसके द्वारा है, लेकिन हम लोग को दोनों जरूरी है, व्यापारिक नाम भी जरूरी है और रासायनिक। दुकान में जाएंगे तो हम कली चूना कहते हैं, ना कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। दुकानदार पढ़ा लिखा होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे तो समझ जाएगा, अन्यथा कली चूना कहना पड़ेगा, है ना। तो कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अभिक्रिया जब जल से कराते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्राप्त होता है। देखिए हमने देखिए इसको 2 लाइन में लिखा, यह 2 लाइन में लिखा, यह एक अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाएंगे तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। तो यह अभिक्रिया है। अब इसको कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। यह जो हमने लिखा यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर यही अब इसको हम लिखते हैं जैसे कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको मिलाया गया। मिलाने का मतलब होता है, पहले हम बता चुके हैं, जोड़ना। मिलाना मतलब जोड़ना। तो CaO प्लस जल यानी कि H2O और मिला दिए तो क्या बन गया? CaOH2। यह हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यह इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और यह जो हमने लिखा यही है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो पहला तो लाभ दिखाई दे रहा है कि हमको यहां पे सीधा सीधा बहुत कम जगह में इसको लिख पा रहे हैं। दूसरा लाभ हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है सब आपको पता चल जा रहा है। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यह सब आपको पता चल रहा है ना। कौन कितना मात्रा में है, कैल्शियम 1 ठो है, यहां ऑक्सीजन 1 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 1 ठो है, यह पता चल जाए। यानी कि इसको लिखने के बहुत अधिक लाभ है।
तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण, यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अभी और चाहे तो एक और हम उदाहरण देते हैं रासायनिक समीकरण के लिए। अभी हम लोग को अभी यह भी पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे, उसका प्रोसेस क्या होता है। इसमें अब थोड़ा यह समझ आइए, इसमें जिसको मिलाते हैं यानी कि जो अभिक्रिया में जो शामिल किया जाता है उसको कहते हैं हम अभिकारक या प्रतिकारक। इसको नाम देते हैं रिएक्टेंट। दिखाई दे रहा है? अभिकारक या प्रतिकारक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। यानी कि कैसे हम बताएंगे, आपसे कोई पूछे कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, तो अभिक्रिया में शामिल किया गया पदार्थ या अभिक्रिया में शामिल होने वाला पदार्थ अभिकारक या प्रतिकारक कहलाता है, और अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है या प्रतिफल कहलाता है। यानी कि यह आपका हो गया प्रतिफल या उत्पाद। इसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। इसको कहते हैं रिजल्टेंट। यह अभिक्रिया हुआ, यह समीकरण हुआ, इसको कहते हैं अभिकारक या प्रतिकारक, इसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। जैसे आप समझिए एकदम सामान्य भाषा में, जैसे घर पे हम शरबत बनाते हैं, हम चीनी लिए और पानी लिए, चीनी और पानी को मिला दिए, मिलाने के बाद बन गया शरबत। या अब इसको इसमें लिखेंगे नहीं, लेकिन इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि चीनी पानी लेकर के इसको मिला दिए और मिलाने के बाद बन गया शरबत। तो चीनी और पानी जो हुआ यह हो गया अभिकारक, और जो बना आपका शरबत यह हो गया उत्पाद। अब यहां पे यह अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि हम चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम बस समझने के लिए बता रहे हैं कि जिसको हम क्रिया कराने के लिए लेते हैं वह हो गया आपको क्या कहते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है, जो मिलता है, वह होता है उत्पाद। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग जान लें यहां पर कि अभिकारक या प्रतिकारक क्या होता है, या प्रतिफल तथा प्रतिफल और उत्पाद क्या होता है। अगला टॉपिक हम देखें। यहां पे रासायनिक समीकरण को हमने बोला है, इसको आप लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक निरूपण, सूत्रीय निरूपण आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम लोग को अगला टॉपिक जो है वह पढ़ना है, वह है अभिकारक या प्रतिकारक तथा प्रतिफल या उत्पाद। इसको समझ लीजिए, ये आप लोग नोट करेंगे उदाहरण में जो नीचे दिए हैं दिखाने के लिए। जैसे हम कहें कि A प्लस बी मिला और बन गया C प्लस डी, तो हम क्या कहेंगे कि A प्लस बी आपका हो गया अभिकारक या प्रतिकारक, और जो बना हुआ है C प्लस डी क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, पहले अभिकारक के लिए समझते हैं कि अभिकारक किसे कहेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल किए जाने वाले पदार्थ, शामिल होने वाले पदार्थ अभिकारक या प्रतिकारक कहलाते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ, शामिल किए जाने वाले पदार्थ अभिकारक या प्रतिकारक कहलाते हैं। इसका परिभाषा हम लिख लेंगे। उसके बाद प्रतिफल और उत्पाद, उसमें लिखेंगे कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ, नए बनने वाले पदार्थ प्रतिफल तथा उत्पाद कहलाते हैं। और जैसे में लिख सकते हैं कि A प्लस B, यह हमने लिया, इसको मिलाएंगे तो बन गया C प्लस डी बन गया। अब यहां पर देखिए, इसको कहेंगे हम अभिकारक और इसको कहेंगे उत्पाद या प्रतिफल। जैसे और हमने बताया कि पानी ले लिया और चीनी ले लिया, इसको मिला दिया तो यह शरबत बन गया। अभी हमने समझाया है कि इसको रासायनिक अभिक्रिया में नहीं लेंगे, हम आपके समझने के लिए बता रहे हैं। चूंकि पानी चीनी को मिला के शरबत बना लेंगे, फिर इसको आप चाहें तो चीनी और पानी अलग हो जाएगा, यानी कि यह भौतिक क्रिया है। फिर शरबत को गर्म करेंगे, वेपराइज होकर के पानी अलग हो जाएगा और चीनी आपके बर्तन की पेंदी में बच जाएगा। तो यह आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यह बात ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, बस आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकल है। घर में कोई ऐसा नहीं होगा जो यह काम नहीं किया होगा चीनी पानी को मिला करके शरबत बनाने का। तो यह सबसे आसान तरीका के हम मिलाते किसको हैं, चीनी को और पानी को, और बनता क्या है उसके परिणाम स्वरूप, शरबत बनता है। तो जो मिलाए, जो लिए, वह हो गया अभिकारक या प्रतिकारक। अब मिलाने के बाद जो बना वह हो गया आपका प्रतिफल। अब इसको भी आप लिख सकते हैं, यह हो गया आपका अभिकारक कहें या प्रतिकारक कहें, और यह आपका हो गया उत्पाद कहें या प्रतिफल कहें। तो आप इसको लिख सकते हैं। आज हमने अभिकारक, प्रतिकारक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण पढ़ा। अगले क्लास में हम यह जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे प्रकट करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके क्या लाभ हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में हम क्यों लिखते हैं, उसके बाद प्रकार जानेंगे। 2 से 3 क्लास में हम लोग यह चैप्टर खत्म कर लेंगे, कंटिन्यू चलेगा तो। और हम प्रयास कर रहे हैं कि एक एक गड्ढे का क्लास हो कि हम भी कुछ ज्यादा बता सके, अन्यथा हमारे बोलने में ही तो 20-25 मिनट खत्म हो जाता है, और 20-25 मिनट के क्लास में हम कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं। इसीलिए कम से कम हम 1 घंटा और का क्लास हम समझ रहे हैं कि देंगे। और आज तो लगभग सब क्लास हो रहा है उसी के आसपास, सब 50 मिनट प्लस ही हुआ है। तो अगले क्लास में इसमें हम लोग फिर पढ़ेंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं और उसका प्रकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको जानने के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट को एकदम ध्यान रखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंसी, आयन, यौगिक का निर्माण, तत्व का नाम, संकेत, उसका कितना अणु होगा, कितना परमाणु, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल, इस सब को निश्चित रूप से देख लें, उसको तैयार कर लें, तब जाकर के आप यह बढ़िया से कर पाइएगा। बढ़िया से क्या, पूरा केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ पाइएगा, अन्यथा यह केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ पाएंगे इसके बाद से। क्योंकि जब भी हम कोई समीकरण लिखेंगे, जब भी संतुलन की बात आएगी, जब भी सूत्र लिखने की बात आएगी, आप लोगों से नहीं हो पाएगा जब तक कि आप आयन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जब तक कि आप कंपाउंड नहीं लिख पाते हैं, यौगिक नहीं बना पाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आयन को बनाइए, आयन को याद कीजिए, उसके यौगिक कैसे बनाते हैं वह समझिए, तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, इसको निश्चित रूप से तैयार कर लीजिए, उसका वैलेंसी भी याद कर लीजिए, तब जाकर के नेक्स्ट क्लास से पढ़ने में और अधिक मजा आएगा। तब अगले क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण से संबंधित बात पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे हम आगे बढ़ाएंगे इसमें। धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।